हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छा कर रहे होगे। हर्षोल्लास के साथ त्योहारों का भी आनंद लेते हुए पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी में पॉलिटिकल साइंस या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चल रहा था, लोकतांत्रिक राजनीति। उसमें मैंने पहले चैप्टर्स का काफ़ी पार्ट पढ़ा दिया था, कवर कर दिया था। आज उसका अंतिम पार्ट है, इसके बाद उस पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो यार वहां पर एक रेड बटन होती है सब्सक्राइब की, उसको क्लिक कर दें और क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमको भी मोटिवेट मिले, एनर्जी मिले, उत्साह मिले और हमारे भी अंदर अजीब अजीब वीडियो यानी कि बेहतरीन, अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करते हुए हम आपके सामने नए नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आते रहें, पूरे जीएस को कवर करते रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग इस पर लिखा हुआ देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने लिख रखा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र, स्थापना क्या है, क्यों आया, ये सब वगैरह वगैरह चीजें हमने लिख रखी हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये चैप्टर्स, पहला चैप्टर्स केवल लोकतंत्र के स्वरूप को दर्शाता है, ये नहीं बताता कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का स्वरूप क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, वगैरह वगैरह चीजें हमने बताई थी। तो यहाँ पर हमने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विषय में आप लोग, जो लोग देख रहे होंगे, सब जान रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है। यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो क्या है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है आपको हर जगह मिल जाएगा, एनसीईआरटी के अलावा भी मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंस ये है कि ये सब संस्थाएं आई क्यों। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, पहली चीज की ये सब संस्थाएं क्या हैं, दूसरी चीज क्यों आई, अर्थात इनकी जरूरत हमको क्या पड़ी, इनको लाने का उद्देश्य क्या था, क्या ये संस्थाएं जो आई हैं, ये संस्थाएं वास्तव में कोई कार्य कर रही हैं अथवा नहीं कर रही हैं। तो इन्हीं सब बातों पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। पहली चीज की फ्रेंड्स, जैसे है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी। तो जैसा कि हमने पहले फ्रेंड्स बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध का दौर जब से खत्म हुआ या 19वीं 20वीं शताब्दी के दौर तक बहुत सारे देशों में लोकतंत्र की विचारधारा का प्रसार हो रहा था। 1950 से लेकर के सन 2000 ईस्वी तक बहुत सारे देशों में लोकतंत्र अपनी संस्थाएं मजबूत कर रहा था, अपनी जड़ को मजबूत कर रहा था, उसका प्रचार बहुत तेजी से हो रहा था। हमने कल ये भी बताया था 19वीं शताब्दी का लोकतंत्र किन किन बातों को लेकर के हो रहा था, जैसे राजनीतिक समानता पर, उनके न्याय को लेकर के, ठीक है, और सार्वभौमिक देश मताधिकार को लेकर के, इन सब बातों पर लोकतंत्र चल रहा था शुरुआती दौर में। तो जब 20वीं शताब्दी का दौर आया तो द्वितीय विश्व युद्ध 1944 के बाद जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी समस्त वैश्विक स्तर पर एक बेहद अच्छी बात उभर करके आई कि ऐसी कोई सरकार होनी चाहिए, ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो समस्त देशों में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कहां कहां पर लोकतंत्र लागू है, कहां कहां पर सैनिक तानाशाही लागू है, किन किन देशों में दमनकारी नीति चालू है, ये सब देखने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए। मेरी बात को गौर से ध्यान दीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस सब की बहुत आवश्यक हो गई कि ऐसी हमारे पास अगर कोई मजबूत संस्था हो कि जो दूसरे देशों में यह दखल कर सके, दूसरे देशों में देख सके, उसका निरीक्षण कर सके कि इस देश में क्या सैनिक तानाशाही लागू है, क्या तख्तापलट शासन चल रहा है, क्या सैनिक का शासन चल रहा है, अथवा अल्पसंख्यक वर्ग के साथ या दमनकारी नीति चल रहा है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों का फंडामेंटल राइट ठीक ठाक चल रहा है अथवा नहीं, लोगों के लिए आर्थिक गतिविधियां सही चल रही हैं कि नहीं, या कोई कानून सही चल रहा है वैश्विक स्तर पर या नहीं, कौन सा देश वैश्विक स्तर का कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, समुद्री कानून, व्यापारिक कानून, विभिन्न प्रकार के कानूनों का उल्लंघन कौन सा देश कर रहा है, जो मानवीय फंडामेंटल राइट होते हैं, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं का कानून होता है, वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जो भी अनेकों प्रकार के जो कानून होते हैं,
अनेकों प्रकार के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अनेकों प्रकार के जो तथ्य होते हैं, उनको एक स्तर पर, मजबूत स्तर पर लाने का कार्य कौन करेगा? कोई एक देश तो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि किसी एक देश को भाग ले, किसी दूसरे देश में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अब बात ये धीरे 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 फैली, तो उसी संदर्भ में ये मत आया कि अगर हम सारे देशों को मिला करके, उसके एक एक प्रतिनिधि को मिला करके कोई ऐसी संस्था बना दें जो समान देशों को, पूरे देशों को समान स्तर पर देख सके, पूरे देश में क्या गलत हो रहा है उसके लिए सारे देश एक समान हो, कोई भी अमीर गरीब ना हो, वो पक्षपात न कर सके, निष्पक्ष ढंग से व्यवहार कर सके। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संयुक्त राष्ट्र आया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब कि वैश्विक स्तर की संस्थाएं जो सभी देशों में समान रूप से कार्य करती हैं, या उनकी स्थापना उस कार्य के लिए किया गया है, शांति स्थापित करने के लिए, कानून लागू करने के लिए। तो ये इसी परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय संगठन आया। ये तो हो गया कि क्यों आया। अब आते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जैसे कि हमने बताया कि दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन होता है। जितने भी देश होते हैं पूरे विश्व में, जितने भी देश हैं, एक आध देश छोड़ करके जो अपनी मर्जी से लागू नहीं, उनका एक वैश्विक संगठन है जो उस संस्थान में समस्त देशों का प्रतिनिधि करता है। उसमें हर देश का एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है, प्रतिनिधि मंडल या राजनेता को नियुक्त कर दिया जाता है, ताकि उस देश का प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हो और समस्त देश अपनी अपनी नीतियों को वहां पे रखते हैं। वहां पे क्या गलत हो रहा है, सब सारी चीजें वहां पर रखती जाती हैं, जैसा कि आजकल आप लोग यूनाइटेड नेशन को देखते हैं। तो बात यहां पर नहीं खत्म होती, आगे बढ़ते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र के विषय में आपने जाना क्या है, दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन है। ये सारे देशों को मिलाकर के एक बना हुआ वैश्विक संगठन है। इसका कार्य क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसको देखते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक निकाय, सामाजिक समता, इस पे जो है परस्पर सहयोग स्थापित करने में मदद करता है। यानी ये 4 पॉइंट जो है, अंतरराष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक निकाय, सामाजिक समता में परस्पर सहयोग होना चाहिए। हर देश में परस्पर सहयोग होना चाहिए। हर देश को परस्पर मित्रता के आधार पर ये स्थापित हो, यानी कि ये 4 पॉइंट स्थापित हो। ये 4 पॉइंट फ्रेंड्स एनसीईआरटी में लिखा गया है। इसके अलावा ये 4 पॉइंट जो है आप अदर किताबों में देखेंगे तो इन चारों से बहुत ज्यादा विस्तार हो गया है इसका, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका फंडामेंटल है, तो इस वजह से जितना वहां पर एनसीईआरटी में दिया गया है उतना ही मैंने इसको यहाँ पर कवर किया है ताकि इतर न जाए। तो ये तो हो गया इसके कार्य। अब संयुक्त राष्ट्र की संस्था कौन कौन सी है, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये क्या कार्य करती है? ये विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी देखती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आप देखते होंगे हर साल इसकी मीटिंग होती है। यूनाइटेड नेशन की मीटिंग कहां पर होती है? अमेरिका में। उसमें या तो भारत के विदेश मंत्री रहते हैं, या तो भारत के विदेश अधिकारी होते हैं, या तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। 2-4 मंडल वहां पर मौजूद रहता है मीटिंग के दौरान। ये क्या काम करता है? अंतरराष्ट्रीय शांति दस्ता बनाकर गलती करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जैसे कि आजकल जो विभिन्न देश हैं, जैसे कभी कभी उत्तर कोरिया ने मिसाइल लॉन्च करता तो जापान के ऊपर से जाके गिरता है, चाइना जो है ताइवान में, तिब्बत में लेकर के। तो इस हिसाब से वहां पर इन सब बातों पर बेहतरीन ढंग की चर्चा होती है, और चर्चा में दूसरे देश को जो गलती करता है उसको जिम्मेवार ठहराया जाता है, उसकी निंदा की जाती है, उसको तरह तरह से वहां पर उस तथ्य को उभारा जाता है उस देश के बारे में, और उसको रोका जाता है कि आप ऐसा ना करें, ऐसा गैर कानूनी है, चाहे कोई भी देश हो। तो ये इसका वर्क है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सब चीजें लागू हो गई। अभी इस पे और आएंगे, ये संयुक्त राष्ट्र पे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब ये सब चीजें लागू हो गई तो कोई भी संस्था हो बगैर आर्थिक व्यवस्था के तहत नहीं चल सकती। उसके लिए उसको
अर्थव्यवस्था की मजबूती होनी चाहिए। अब बात आती है कि मान लीजिए कि हम लोकतंत्र के लिए, कानून के लिए, सुरक्षा के लिए, शांति के लिए ये सब तो लागू कर रहे हैं, ये सब हमने लागू कर दिया, लेकिन आर्थिक व्यवस्था कैसे चलेगी? जैसे सारे राष्ट्र औपनिवेशिक काल के हैं, अब अगर वो उपनिवेश से उभर रहे हैं, उनके सारे देश का संसाधन खत्म हो गया है, तो वैश्विक स्तर पर कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि दूसरे देशों को क्या कर सके, दूसरे देशों को ऋण प्रदान कर सके। तो जो दूसरे देशों को ऋण प्रदान कर सके, ऐसी कोई संस्था है? हाँ। और उसकी स्थापना हो या उसका उद्देश्य क्या है? जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अब आईएमएफ हो गया, विश्व बैंक हो गया, ये सब संस्थाएं कौन सी हैं? सरकारों को पैसा उधार दे देती हैं। जब ये सब सरकारों को पैसा उधार देंगी तो, लेकिन इनका एक नियम होता है। ये जो विभिन्न देश होते हैं, विभिन्न देशों को जब सरकारें पैसा उधार देती हैं तो देने से पहले उससे संबंधित देश का आर्थिक हिसाब किताब देखती हैं कि उस देश का आर्थिक नीति क्या है, आर्थिक नीति में बदलाव करने की क्या कोई आवश्यकता है या नहीं है। जैसे भारत को जब 1991 का दौर था तो आईएमएफ के द्वारा जब ये कहा गया कि आप अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करें, तो भारत को मजबूर होकर के उसके दबाव के चलते नीतियों में बदलाव करना पड़ा। तो वही हाल विश्व बैंक का होता है। तो ये सब संस्थाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभर करके आई। आइए एक एक करके देखते हैं कि इनकी स्थापना, इनके सदस्य क्या हैं, कैसे हैं। जैसे हमने बात किया संयुक्त राष्ट्र का, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर के दिन हुई थी। यानी 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? 195, 195 सदस्य देश हैं। अस्थाई सदस्य कितने हैं? 5 सदस्य अस्थाई हैं। कौन कौन है? अमेरिका, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन, चाइना। अस्थाई सदस्य कौन है? 10 सदस्य हैं। इनको कैसे नियमित किया जाता है, इनको कैसे लाया जाता है? 2 वर्ष के लिए इनका आम सभा इनका चुनाव करती है। दो पूरे देश मतलब पूरे विश्व में हर साल ये चेंज होते हैं, 2 साल पे ये चेंज किए जाते हैं, 2 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है, उसका चुनाव आम सभा करती है। ये एक निरीक्षक के तौर पर होते हैं, इनका कार्य वगैरह जो होता है वो तो होता ही है। मेन पावर जो होती है इन 5 सदस्यों के हाथों में होती है। यही एक तरीके से समझ लीजिए कि ये पांचों जो है यही संयुक्त राष्ट्र संघ है और कुछ है वो नहीं। अगर ये 5 में से कोई एक किसी मुद्दे पर अपना वीटो इस्तेमाल कर दिया, उसको निषिद्ध कर दिया, उस पर गैर मंजूरी दे दिया, गैर अनुमति दे दिया, उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग का कोई मतलब नहीं, वो मुद्दा पारित होता ही नहीं है। तो इस हिसाब से ये 5 सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थाई सदस्य कौन है, उनका महत्व क्या है? वीटो पावर। ये वीटो पावर ऐसा नहीं है कि पांचों मिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, कश्मीर के मैटर पर अमेरिका सहित पूरे विश्व ने कई बार उसको पाकिस्तान को देने की बात चली। जब भी यूनाइटेड नेशन में ये मामला जाता था विलय पत्र को लेकर के, तब भी हमारा सहयोगी कौन है? रसिया वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता था कि कश्मीर भारत का है, वो भारत का ही रहेगा और उसको किसी भी देश के खिलाफ जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। तो यह पूरा का पूरा जो विलय पत्र होता था, जो मीटिंग होती थी, वो कैंसिल हो जाती थी, उसका कोई मतलब नहीं था। इसमें से अगर कोई भी देश अपना वीटो पावर, कोई एक अकेला देश वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है, तो पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सभा होती है बहिष्कृत हो जाती है, अर्थात उसका मीटिंग नहीं होता, वो मुद्दा कैंसिल हो जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई कानून, किसी कानून के खिलाफ इसने पारित कर दिया कोई एक सदस्य वीटो, तो वह कानून नहीं होता, कानून बन ही नहीं पाता। ठीक है, तो यही मेन 5 होते हैं। बाकी ये सब निरीक्षक होते हैं, परिप्रेक्षक होते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये संस्था अत्यधिक लोकतंत्र की तरफ अग्रसर हो रही है। अत्यधिक लोकतंत्र की तरफ अग्रसर का मतलब कि अब विभिन्न प्रकार के देश मांग उठा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक लोकतंत्र होना चाहिए, उसमें अस्थायी सदस्यों को और लेना चाहिए।
तो इस बात को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ उतना ज़्यादा लोकतांत्रिक नहीं है, इसमें वही देश ज़्यादा उनका महत्व होता है जिनके पास बहुत अधिक कैपिटल होता है, पूंजी होती है और वगैरह वगैरह चीज़ें। तो इसकी मांग को लेकर के, अस्थायी सदस्यता की मांग को लेकर के हर बार कोई न कोई चर्चा होती है। जब भारत को अस्थायी सदस्य बनाने की बात आती है तो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है। तो किसी न किसी बहाने ये जो है एक मजबूत जो संस्था है वह पूरे लोकतंत्र का नेतृत्व नहीं कर रही है, अर्थात कर भी रही है, नहीं भी कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट जो है, मैक्सिमम कानून केवल केवल मजबूत देश, जो विकसित देश हैं, वो वहन करते हैं, उनकी तरफ इनका निर्णय रहता है, वही सब कुछ करता धरता है। बाकी जो ये 10 सदस्य हैं, जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, उनके लिए एक दिखावा रहता है कि ये मीटिंग हो रही है, फलाना ढकाना सब कुछ हो रहा है, लेकिन वास्तव में करता कौन है इसका निर्णय? ये अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा वही खर्च करता है, ब्रिटेन वही पैसा खर्च करता है, जर्मनी। तो ये सब जो विकसित देश है ना, मजबूत संस्थाएं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी है, सब उनके फेवर में रहती हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया। अब वर्ल्ड बैंक जो है, इसका अध्यक्ष अमेरिकी नागरिक होता है, जिसका मनोनयन अमेरिकी वित्त मंत्री करता है। इसी हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, अभी हम एक एक करके देखेंगे। तो ये हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्ट था, हमने बताया कि क्या स्थायी है क्या नहीं स्थायी है, इसका वर्क क्या है, इसकी संस्था कौन सी है। अब हम दूसरे पे आते हैं, विश्व बैंक। विश्व बैंक क्या करता है? जो इसके देश होते हैं, विभिन्न सदस्य देश को उधार देता है, पहली चीज। और जो सदस्य देश नहीं है, जैसे वे ऋण मांग लेते हैं, तो उनको भी देश सदस्य बनने के लिए आमंत्रण करता है और उधार भी देता है। लेकिन इसके प्रोसेस बड़े जटिल होते हैं उधार देने के। कैसे बताते हैं भाई। विश्व बैंक जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। हम जो ये डेट लिख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है और कोई भी वहां पर मेंस वगैरह में नहीं पूछा जाता, मेंस वगैरह में लिखवाया जाता है, लेकिन प्रीलिम्स में यही पूछा जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। इसके कितने सदस्य देश हैं? 189 सदस्य देश हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? अमेरिकी नागरिक होता है, जिसका मनोनयन अमेरिकी वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। ये वर्क क्या करता है? सदस्य देशों को उधार देता है या अन्य देशों को ऋण देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये क्या होता है? इसकी स्थापना 1944 जुलाई में हुई, यानी विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों कब आए? जुलाई 1944 में। सरकारों को पैसा उधार देती है, जो भी देश होते हैं उनको पैसा उधार देती है। ये देने से पहले संबंधित देश की आर्थिक हिसाब देखती है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 190। इसका पैसा देने का प्रोसेस क्या होता है? इसमें फ्रेंड्स हर देश का एक वोट होता है। जितने भी सदस्य कंट्रीज 190 देश हैं, तो 190 देश का भारांश वहां पर होता है। जो भी देश जितनी मात्रा में आईएमएफ में धन देता है, अपना एक वो होता है, कोष होता है आईएमएफ का। अभी ये सब एनसीईआरटी में जितना दिया गया है मैं उतना पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमी पढ़ाते समय बहुत विस्तार से ये सब मैं बताऊंगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितना आईएमएफ में जिस देश का धन कोष होता है, उतनी ही मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उस देश का वोट भारांश तय किया जाता है। ठीक है। तो जैसे अगर किसी देश का वोट 3% है या भारांश 3% है, तो मान के चलिए उसी अनुपात में उसका धन मौजूद है वहां पे। आईएमएफ में किसी देश द्वारा जितना योगदान आईएमएफ में धन के रूप में होता है, उतना ही उसका वोट होता है, इससे ज्यादा वो वोट नहीं कर पाता। तो सबसे ज्यादा कौन करता है? जाहिर सी बात है भाई, यूएसए, जो बहुत मजबूत है। तो उस बैंक में सबसे ज्यादा कौन करता है? यूएसए। तो इसीलिए ये जो संस्थाएं हैं, ये इनकी स्थापना तो बहुत अच्छे से हुई थी, लेकिन ये वर्तमान में किस तरफ झुकी हुई हैं? लोकतांत्रिक की तरफ नहीं झुकी हुई हैं। वर्तमान में इनका झुकाव उन देशों के पास है जिनके पास वित्त कैपिटल अत्यधिक मात्रा में मौजूद है। अब हम एक आते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे काफी अच्छे से, क्या है लिखा हुआ? अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये क्या है? या ये तो हो गया, क्या है, क्यों आया? वही हम बात कर रहे थे कि ये जो संस्थाएं हैं, आप लोग देख रहे होंगे, जो ये सब संस्थाएं हैं, विश्व बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, ये सब संस्थाएं
कितनी लोकतांत्रिक हैं। तीसरा ये विचार आपको इस पे करना है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, ये सब संस्थाएं कितनी लोकतांत्रिक हैं। जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है इराक। इराक क्या है? पश्चिमी एशिया का एक देश है। तो पश्चिमी एशिया का देश, ये 1932 ईस्वी में इसको आजादी मिली। 1932 से लेकर के 1968 ईस्वी तक यहाँ पर अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी का शासन रहा है। बाथ का मतलब होता है पुनर्जागरण, ये अरबी शब्द है बाथ। इसके नेता कौन थे? सद्दाम हुसैन। तो सद्दाम हुसैन 1968 के बाद इन्होंने तख्ता पलट कर दिया। वही जो मैंने पहले दिन समझाया था कि तानाशाही लोकतंत्र में क्या अंतर होता है, सैनिक ला और मार्शल नियम क्या होते हैं। तो सद्दाम हुसैन फिर 1979 में राष्ट्रपति बन गए, और राष्ट्रपति बनने के बाद तानाशाही शासन इन्होंने जारी कर दिया, जैसा कि रूल होता है। दमनकारी नीति अपनाया इन्होंने, और यही नहीं, जो अल्पसंख्यक वर्ग थे उनकी नरसंहार बड़े व्यापक स्तर पर कराया। फिर 2003 में आते आते अमेरिका और उसके साथी देश ने इराक पर हमला कर दिया। यहाँ पर समझना आपको क्या है कि ये जो हमला हुआ अमेरिका और उसके साथी देश का इराक पर, ये क्या था? क्या इसको लोकतांत्रिक कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? क्यों ये लोकतांत्रिक नहीं है? क्यों ऐसा कहा गया कि क्यों जो है सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने सत्ता से बेदखल करके अपनी मनपसंद अंतरिम सरकार बनवा दी? अंतरिम का मतलब अस्थायी। और यूएन ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। यूनाइटेड नेशन जो है इस पूरे कानून को गैर कानूनी बना दिया, पूरे अटैक को, पूरे आक्रमण को गैर कानूनी कह दिया। तो कहने का मतलब ये कि क्या अमेरिका ने जो हमला किया था 2003 में किसके ऊपर? इराक के ऊपर, तो क्या वो लोकतांत्रिक था? क्या आप उसे लोकतांत्रिक कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि किसी भी देश द्वारा किसी अन्य देश में सीधे तौर पर आक्रमण नहीं किया जा सकता, या वहां पर जो संस्थाएं चल रही हैं वो कितनी भी नरसंहार करें, कुछ भी करें, उसका एक प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस चेक करके ही आप वहां पे कह सकते हो जनता द्वारा। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो इराक का अभी प्रश्न देखे थे, एनसीईआरटी में हमने आपको बताया था कि इराक में कैसे अमेरिका ने अटैक करके लोकतंत्र को लाया। क्या वो असल मायने में लोकतंत्र था या नहीं? यहाँ एनसीईआरटी पे कुछ आपके वैचारिक थॉट प्रोसेस हैं, वैचारिक मुद्दा है, इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। जब आप पेपर देते हैं यूपीएससी का, तो वहाँ पर एक लगभग सीसेट में 15 से 20% ऐसे प्रश्न रहते हैं, या फर्स्ट पेपर में ही, कि आपको वहाँ पर थिंकिंग करने की जरूरत होती है, थिंकिंग एनालिसिस की। तो वो एनसीईआरटी से कैसे सीखते हैं आइए बताते हैं। जैसे यहाँ पर है, इराक का उदाहरण कई मूलभूत प्रश्न उठाता है जिन पर हमें सोचने की जरूरत है। क्या यह लोकतंत्र को बढ़ावा देने का सही तरीका है? क्या किसी देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए किसी लोकतांत्रिक देश को अन्य देशों पर हमला कर देना चाहिए? कि अभी जो हमने बताया कि अमेरिका ने कैसे इराक पर सद्दाम हुसैन की सत्ता को हटा करके वहां पर लोकतंत्र लाने का प्रयास किया, वही एनसीईआरटी में आपसे पूछ रहा है क्या यह सही तरीका है? आपका आंसर क्या होना चाहिए कि किसी भी देश में अगर लोकतंत्र की स्थापना करनी है, पहले से वहां पर सैनिक शासन या तख्तापलट वगैरह कुछ मौजूद है, तानाशाही गवर्नमेंट मौजूद है, तो लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए उस देश पर चढ़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहां पर हमला नहीं किया जाता है। वहां पर पूरे विश्व की मीटिंग बैठती है, एक सार्वभौमिक चर्चा होती है, फिर जनता का राय लिया जाता है, उस देश में जनता क्या चाहती है, मेन बेस्ड ये होता है। वहां पर पॉपुलेशन क्या डिमांड करती है, जनता क्या लोकतंत्र में विश्वास करती है, क्या जनता को लोकतंत्र चाहिए, हम आप डिसाइड नहीं कर सकते, या किसी अन्य देश का शासक किसी अन्य देश में क्या होना चाहिए नहीं डिसाइड कर सकता। क्यों? क्योंकि हर देश संप्रभु है, हर देश आजाद है, उसकी अपनी आंतरिक गृह नीति, आंतरिक नीति और विदेश नीति वह स्वयं निर्धारित कर सकता है। तो इसलिए किसी देश को ये पावर नहीं दिया गया है, उस पर यह अधिकार नहीं है। तो यह तरीका बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने इस अमेरिका के कदम को गैर कानूनी बताया कि यह आपका जो कदम है इराक पर हमला करने का, यह गैर कानूनी है, कानून सम्मत नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना के लिए और भी कई रास्ते थे, उससे भी लाया जा सकता था। पहले से स्थापित सत्ता को भले वह नरसंहार या कुछ भी कर रही हो, उसको उखाड़ इस तरीके से नहीं फेंका जा सकता, उसका कार्य जनता करती है, वहां के देश की जनता को
और सारे रास्ते क्या थे, जैसे सार्वभौमिक मीटिंग बुलाते, सार्वभौमिक मीटिंग बुला करके उस पर चर्चा होती पूरे विश्व में, फिर वहां की जनता से मतदान कराया जाता, वहां की जनता क्या चाहती है, इस तरीके से वहां लोकतंत्र लाया जा सकता था, डायरेक्ट अटैक करके नहीं। तो दूसरा क्या है, क्या बाहरी सहायता हर मामले में मददगार साबित होती है, या वह केवल तभी कारगर होती है जब किसी देश के लोग अपने यहाँ के समाज को लोकतांत्रिक बनाने के संघर्ष में लगे हों। क्या बाहरी सहायता हर मामले में मददगार साबित होती है? बाहरी सहायता हर मामले में मददगार साबित होती भी है, नहीं भी होती है। इसके दो ऑप्शन हैं। होती कब है? जब उस देश के आंतरिक लोग, यानी उस देश की जनमत लोकतंत्र की मांग कर रहे हों, लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हों, स्ट्रगल कर रहे हों, डेमोक्रेसी हमारे देश में आए, हमको फंडामेंटल राइट्स मिले, आर्थिक आज़ादी मिले, राजनीतिक समानता का अधिकार मिले, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिले, प्रेस की स्वतंत्रता मिले, जो भी लोकतंत्र में होता है, हम लोग अपने शासक चुने। तब अगर कोई यूनाइटेड नेशन या अन्य कोई बाहरी देश जो ताकतवर है, जैसे अमेरिका, इंडिया, ये सब देश अगर उस देश की सहायता करते हैं जनता के डिमांड पर, और लोकतंत्र वहां पर स्थापित हो जाता है, और जो सैनिक शासन है उसको हटा देते हैं, इसके बाद सैनिक शासन का जो समूल नाश होता है, तब वह लोकतंत्र स्थायी होता है। लेकिन जब उस देश में या किसी भी देश में अगर वहां पर सैनिक शासन है, कोई ताकतवर देश उस देश के खनिज संपदा को अपनी तरफ खींचना चाहता है, या अपने उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे देश में अपनी मनपसंद सरकार बनवाना चाहता है, जैसे कोई विकासशील देश है या अल्प विकसित देश है, वहां अल्प विकसित देश की जनता की डिमांड क्या होती है? अल्प विकसित देश की जनता की डिमांड पहले रोटी की होती है। रोटी में क्या खाएं क्या ना खाएं, सबसे पहली डिमांड रोटी, कपड़ा, मकान की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, और ये अल्प विकसित से लेकर के विकासशील देशों तक नहीं होती है, बहुत कम होती है, या स्ट्रगल करते हुए दिखाई देती है। तो उस देश में ऐसी सरकार बनवा दें जो उस देश की जनता की जरूरतें हों, हमारे देश में बना हुआ माल दूसरे देश में पहुंच जाए, और उस देश में अगर कोई तेल कुआं है, पेट्रोल का कुआं है, हीरे मोती सोना चांदी की खाने हैं, तो उसको निकाल करके अपने देश में पहुंचा दे। तो इस हिसाब पर उस देश का आर्थिक दोहन के लिए अगर कोई सरकार बनवाता है तो ये अस्थायी नहीं होती। यहाँ पर ऐसी बाहरी सहायता कभी भी एक अस्थायी लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकती। ऐसी बाहरी सहायता गैर कानूनी होता है। क्यों? क्योंकि उस राष्ट्र में लोकतंत्र की स्थापना केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए किया गया है, उसका दूर दूर तक अस्थायित्व से कोई भी लेना देना या संबंध नहीं है। तीसरा क्या है, अगर बाहरी दखल से किसी देश में लोकतंत्र कायम भी हो जाता है, अगर कोई बाहरी देश से लोकतंत्र किसी अन्य देश में कायम हो जाता है तो क्या वह टिकाऊ होगा? क्या इसे अपने नागरिकों का समर्थन प्राप्त होगा? अगर कोई बाहरी देश, हमने अभी बताया कि इसके दो ऑप्शन है, अगर कोई बाहरी देश अपने अपने स्वार्थ के लिए उस देश में लोकतंत्र की स्थापना करवा रहा है तो यह टिकाऊ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस देश पर केवल और केवल उसका वहां तक ही रिलेशन है जहां तक उसके खनिज संपदा या अपने माल को दूसरे देशों में पहुंचाने को लेकर के है। दूसरा, अगर उस देश की जनमत, जो कि बेसिक ग्राउंड है, जो कि बेस है, उस देश की जनमत अगर यह चाहती है कि हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हो, हम लोग संघर्ष जो कर रहे हैं लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश में आए, तब जाकर के अगर बाहरी सहायता मिलती है तब वहां पर लोकतंत्र स्थायी हो सकता है। मेन इसमें फैक्टर वर्क क्या कर रहा है? जनता की डिमांड। जनता उस देश की चाहती क्या है? अगर सैनिक शासन है, जनता सैनिक शासन को हटाना चाहती है, लोकतंत्र को लाना चाहती है, और बहुत दिनों से मांग कर रही है, तब जाकर के ये पॉसिबल हो सकता है। क्या कोई बाहरी शक्ति लोकतंत्र कायम कर दे? क्या यह विचार लोकतंत्र की बुनियादी भावना के एकदम उलट नहीं है? बहुत ही गहराई में यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कोई बाहरी शक्ति लोकतंत्र कायम कर दे, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी अभी अभी मैंने उदाहरण दे रहा हूँ, क्या यह विचार लोकतंत्र की बुनियादी भावना के एकदम उलट नहीं है? एकदम उलट है। लोकतंत्र की बुनियादी भावना क्या होती है? हमने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था? लोकतंत्र कि लोगों के द्वारा चुना हुआ शासन, लोग अपने शासन को चुने। ठीक है, मतलब उस देश का शासक लोगों के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए, और
उस देश के लोगों को राजनीतिक समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, जो हमने लोकतंत्र को बताया था कि उसकी जो दो बुनियादी विशेषताओं को जो हमने बताया था, ये देखिए जो लिखा हुआ है, लोकतंत्र में व्यवस्था क्या होती है, सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं का ही देश पर शासन होना चाहिए। लोगों के द्वारा मतलब उस देश की जनता उस देश के शासक का चुनाव करे, उसे चुने, कोई बाहरी सहायता की जरूरत नहीं है। जैसे जो मध्य एशिया में आप देश देखेंगे, मध्य एशिया में या फिर पश्चिमी एशिया में या फिर पाकिस्तान में, जो अभी अल्प विकासशील की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है, कभी सेना शासन करती है, कभी कोई विकसित देश अपनी मर्जी से सरकार बनवा देता है। जैसे इस समय यूक्रेन की हालत हो गई है, तो यूक्रेन अमेरिका के समर्थन पर कूद रहा है, पीटा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को लोग चुन लें उस देश के नेता को, और वही बुनियादी तथ्य है कि आंतरिक रूप से, माने कि उस देश के जमीनी स्तर के लोग, यानी कि उस देश की जनता ने उस देश के शासक को चुना है, कोई बाहरी ने सहायता नहीं किया है। दूसरा क्या है, लोगों को अभिव्यक्त की आज़ादी, जैसा मैंने बताया कि राजनीतिक समानता, अभिव्यक्त की आज़ादी, संगठन बनाने विरोध करने की आज़ादी हासिल हो। अगर कोई बाहरी देश किसी अन्य देश में लोकतंत्र स्थापित करने में सहायता कर देता है और कमोबेश उस देश की सरकार जिसने स्थापित किया है उसका समर्थन प्राप्त हो और उसने जनता को निग्लेक्ट कर रहा हो, तो ऐसे में जनता जब विरोध कर रही है तो उसका विरोध सरकार करे। जनता अगर सरकार के खिलाफ जा रही है तो नरसंहार पर उतारू हो जाए, दमनकारी नीतियां लागू कर दे, तो ऐसे बाहरी सहायता प्राप्त देश में लोकतंत्र स्थायी नहीं हो सकता या लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। तो इसमें आपको लिखना क्या है कि आपका विचार पूछ रहा है, यह लोकतंत्र की बुनियादी जो विचार है, जो बुनियादी तथ्य है, उसके उलट है। लोकतंत्र हमेशा अपनी जड़ से विकसित होता है, अपने ही लोगों द्वारा विकसित होता है, किसी बाहरी सहायता से नहीं होता। बाहरी सहायता तभी और तभी सक्सेसफुल होती है जब व्यापक स्तर पर उस देश के अंदर लोकतंत्र की डिमांड जनता के द्वारा हो, और भी जनता गुलामी से है, पूरे देश की जनता गुलामी से है, दमनकारी नीति लागू हो, तब अगर सारे देश मिलकर के उस देश की जनता की सहायता करते हैं, तब जाकर के लोकतंत्र स्थायी होता है, नहीं तो यह स्थायी नहीं होता। इसीलिए लोकतंत्र स्वयं से विकसित होता है, स्वयं का पौधा है, किसी दूसरे के द्वारा लगाए गए पौधे से यह विकसित नहीं होता। तो ये पहला चैप्टर खत्म हुआ। अब पहले चैप्टर का जो प्रश्न बचा हुआ है वो हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर फ्रेंड्स। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां भी कोई फैक्ट्स आपको न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में बेसिक पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ, प्रश्न सॉल्व करते हैं।